So guys, yesterday I was going through an important ruling and this ruling will help you GST में रजिस्ट्रेशन कब लेनी है, कौन सी इनकम को ऐड करना और कौन सी इनकम को नहीं। बट बिफोर आई प्रोसीड गाइज, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप GST 3B को रेक्टिफाई कर सकते हो और भारतीय एयरटेल लिमिटेड को 923 करोड़ का ITC जुलाई टू सितंबर 17 का अलाउ कर दिया गया है। वो वीडियो आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद टुडेज वीडियो। इस रूलिंग में गाइज एक पर्सन को डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ रही है। वो पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर भी है, दोनों से उसको सैलरी मिल रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लोन और एडवांस भी दिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, FD के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिबेंचर्स, पोस्ट ऑफिस, NSC, PF अकाउंट, PPF, NPS सबके ऊपर उसको इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है। LIC पॉलिसी उसकी मैच्योर भी हुई है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी मिल रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर भी दिया हुआ है, शेयर्स को बेचा भी है, उसके ऊपर कैपिटल गेन भी और लॉस भी है। तो इसमें से किसको कंसीडर करना है, GST में रजिस्ट्रेशन लेनी है या नहीं लेनी है। बिफोर दैट गाइज आई विल शेयर वन कंसेप्ट, एग्रीगेट टर्नओवर। अब GST में अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल में 40 लाख या 20 लाख से इंक्रीज हो जाती है, एज द केस में भी आपको GST नंबर लेना पड़ता है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस रजिस्टर्ड विद सेम पैन। मतलब अगर एक पर्सन एक पैन से 10 स्टेट से सप्लाई करता है तो आपको 10 स्टेट की सप्लाई को ऐड करना है। अगर वो ऐड होने के बाद 40 लाख या 20 लाख से बढ़ जाता है तो आपको फिर हर स्टेट में GST नंबर लेना पड़ता है और आप ऐड करते हो टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी आपको होती हैं, बिजनेस से या प्रोफेशन से या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम से। अदर सोर्स मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है और आप बिजनेस भी करते हो, तो आप दोनों को ऐड करोगे और चेक करोगे कि आपको GST नंबर लेना है या नहीं लेना। सेकंड, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब ये एग्जेम्प्टेड है एज पर नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग को किराए पर देते हो और उसके ऊपर आपको कोई रेंट मिलता है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, बट उस इनकम को आप एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करोगे टू चेक कि आपको GST में नंबर लेना है या नहीं लेना। नेक्स्ट, जीरो रेटेड सप्लाईज। अगर आप कोई गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट करते हो या SEZ को सप्लाई करते हो विद LUT या बॉन्ड, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बट आप इसको एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करोगे टू चेक कि आपको GST नंबर लेना है या नहीं लेना। नील रेटेड सप्लाईज। फॉर एग्जांपल, होटल के केस में अगर आपका रेंट अप टू 1000 रुपीज है तो उस केस में कोई GST नहीं लगता, बट आप इसको ऐड करोगे एग्रीगेट टर्नओवर में टू चेक कि आपको GST में नंबर लेना है नहीं लेना। अब एग्जेम्प्ट सप्लाईज और नील रेटेड सप्लाईज में डिफरेंस क्या होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज टैक्सेबल होती हैं बट इनको बाद में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नील रेटेड सप्लाई के केस में GST में ऑलरेडी इनका रेट ही नील मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट ऑब्लिक इंटर स्टेट सप्लाईज। मतलब अगर आपकी कोई ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर है उसको भी आप ऐड करोगे और चेक करोगे कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपोज करो आप एक लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हो जिस पर आपका रेसिपिएंट टैक्स पे करता है RCM में, तो जो आपने लीगल सर्विस प्रोवाइड की है वो भी आप ऐड करोगे अपनी टर्नओवर में। टर्नओवर ऑन विच योर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन RCM। आपको नहीं पे करना, आपके रेसिपिएंट को पे करना है, वो भी आप ऐड करोगे। अब कौन सी टर्नओवर को ऐड नहीं करना। नंबर 1, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच यू एज अ रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर RCM। अब सपोज करो राम ने, जो लीगल एडवाइजर है, उसने आपको एक लीगल सर्विस दी जिसमें आपको पे करना है RCM में, तो वो वाला जो आप RCM में पे कर रहे हो वो आप नहीं ऐड करोगे इनवर्ट सप्लाईज, बिकॉज वो तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो चेक करेगा अपनी टर्नओवर में ऐड करके। सेकंड, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड कंपनसेशन सेस आप ऐड नहीं करोगे। थर्ड, अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है तो वो भी आप ऐड नहीं करोगे टर्नओवर पे, बिकॉज इसको माना जाता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विस अंडर शेड्यूल 3। सो गाइज, नाउ ऑन दैट बेसिस विल डिस्कस कि रूलिंग में क्या डिसीजन लिया गया। पार्टनर सैलरी, तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये जो सैलरी है, दिस इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल 3, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। सेकंड, अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सैलरी मिल रही है एज अ डायरेक्टर
अब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा आप एज अ एम्प्लॉय काम करते हो या एज अ नॉन एम्प्लॉय। अगर आप एक एज अ एम्प्लॉय काम करते हो मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में दिस इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। बट अगर आप एक काम करते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, तो माना जाएगा कि डायरेक्टर ने एक सर्विस दी है कंपनी को, जिसमें कंपनी आरसीएम के बेसिस पर पे करेगी एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13। अब कैसे पता लगेगा कि एक डायरेक्टर किस वे में काम कर रहा है? तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा उसकी कंपनी में अपॉइंटमेंट ऑर्डर कि क्या उसका कोई ईएसआई और पीएफ का डिडक्शन होता है। अगर हाँ उसका पीएफ डिडक्ट होता है तो मतलब वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कंपनी को आरसीएम पर कुछ पे नहीं करना और डायरेक्टर को भी अपनी टर्नओवर में उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। सो ऑन दैट बेसिस इफ रेम्युनरेशन इज रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब एज अ एम्प्लॉय, तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी एग्रीगेट टर्नओवर में। बट अगर डायरेक्टर रिसीव करता है रेम्युनरेशन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब उसका कोई पीएफ वगैरह डिडक्ट नहीं होता, तो उस केस में रेम्युनरेशन इज लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कंपनी जो डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे करेगी वो आरसीएम के ऊपर टैक्स देगी, और ये जो सर्विस है जो डायरेक्टर ने दी है ये उसको अपनी टर्नओवर में भी ऐड करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि जीएसटी में नंबर लेना है या नहीं लेना। अब अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उसके ऊपर रेंटल इनकम आ रही है, आप वो भी ऐड करोगे। और अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर देते हो और आपको उससे एक रेंटल इनकम आ रही है, ऑल्दो ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12 एसएससी 997211 रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना बिकॉज दिस इज एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई। बट जैसे मैंने आपको बताया इसको आप एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करोगे और चेक करोगे कि जीएसटी में नंबर लेना है या नहीं लेना। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड कैपिटल गेन और लॉस। तो गाइस शेयर, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स या बॉन्ड्स दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड इनकम आ रही है या शेयर्स के ऊपर कोई कैपिटल गेन और लॉस हो रहा है, दीज आर नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर आपको कोई एलआईसी से मैच्योरिटी हो रही है, देखो जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उसके ऊपर जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है, बट जब कंप्लीशन हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, मैच्योर हो जाती है, देयर वुड नॉट बी एनी सर्विस इन्वॉल्व्ड बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी आर नॉट रेलेवेंट टू द एग्रीगेट टर्नओवर। तो मतलब अगर एलआईसी के ऊपर कोई मैच्योरिटी हो रही है तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करना बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम के टाइम पर ऑलरेडी जीएसटी पे हो चुका है, तो मैच्योरिटी के टाइम पर इसको एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करना है। और जो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही थी डिपॉजिट्स पर, लोन पर, एडवांस पर, पीएफ के ऊपर, एनएससी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था, बाकी सभी केसेस वो सभी गाइस एज अ कंसिडरेशन है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, और ये एग्जेम्प्ट है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12। एग्जेम्प्ट मतलब कोई जीएसटी तो पे नहीं करना, बट हम इसे इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। और आप क्या ऐड करोगे? जो आपने एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है एज अ डिपॉजिट, एज अ लोन और एज अ एडवांस, बिकॉज दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सर्विस, उसको आप ऐड करोगे। सो आई होप गाइस वीडियो रेलेवेंट होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।